नमस्कार मित्रों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि धरती के अंदर क्या है, उसका धरती के इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें लेयर्स क्या है, वो पूरा सब कुछ सारे प्रोसेस हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और ये सारा जो फॉर्मेशन है किस तरीके से होता है, ये सभी कुछ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग आज की अपनी इस चैप्टर की यात्रा पर शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं चैप्टर शुरू करूं, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो काम का लग रहा है, आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो। और ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि जिसे भी अच्छा लगे, जो भी जिसके लिए भी यूज़ का हो, वो इस वीडियो को देखकर उससे कुछ सीख सके, कुछ समझ सके, चैप्टर को अच्छे से समझ सके। तो आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और बेहतर बनाने का इंस्पिरेशन भी मिलता है। चलिए ठीक है, हम लोग अब शुरू करते हैं। ओके, इनसाइड आवर अर्थ। The Earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the Earth? What is the Earth made up of? तो सबसे पहली बात तो ये कि अर्थ जो है एक स्टैटिक प्लैनेट नहीं है। आपको दिखता होगा कि अर्थ एक ज़मीन है, मिट्टी है आपके आसपास, और उसमें कई सालों तक कोई बदलाव नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल यूं ही पड़ी हुई है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अर्थ इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट। इसमें लगातार बदलाव हो रहे हैं, हमेशा से चेंज होते रहते हैं। हाँ, कभी कभी ये चेंजेस इतने स्लो होते हैं कि इनको नेकेड आई से अपने लाइफ टाइम में या कुछ सालों में ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। वहीं कभी कभी ये चेंजेस इतने तेज भी हो सकते हैं कि ये कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में आपको इसका वो चेंज जो है असर दिखने लगेगा। फॉर एग्जांपल स्लो चेंजेस की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन है या हाइट, माउंटेन्स की हाइट का बढ़ना है, तो ये प्रोसेस इतना धीमे है कि इसको पूरी प्रोसेस को, माउंटेन्स की प्रोसेस, फॉर्मेशन की प्रोसेस को कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। वहीं अगर हम देखें कि साइक्लोन आ रहा है या बहुत सी और चीज़ें हो रही हैं, कोई अगर एवलांच आ रहा है, तो ये सब जो चेंजेस होते हैं धरती में, अर्थ में, ये बहुत अचानक से होते हैं, तुरंत होते हैं, जिसे कि आप तुरंत ही देख सकते हैं। तो अर्थ इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट। इसमें बहुत से तरह के चेंजेस होते रहते हैं। इट कॉन्स्टेंटली अंडरगो चेंजेस। इसमें लगातार कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, और ये चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों हो रहे हैं, यानी कि अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हैं और आउटसाइड भी बहुत सारे चेंजेस हैं। आउटसाइड वो चेंजेस हैं जिन्हें आप अपनी नेकेड आइज से, आप अपनी आंखों से नोटिस कर सकते हैं, अपने सेंस ऑर्गन से नोटिस कर सकते हैं। वहीं इनसाइड वो चेंजेस हैं जिन्हें आप आराम से आमतौर पर नोटिस नहीं कर सकते, जिसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि धरती के अंदर आने वाले बदलावों को वो दिखाते हैं। तो अर्थ जो है हम देख सकते हैं कि एक डायनेमिक प्लैनेट है। लेकिन इन सब के बाद एक सबसे बड़ा सवाल है कि व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ। आखिर धरती बनी किस चीज़ से है। तो हम इस चैप्टर में इन्हीं सवालों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे कि ये धरती आखिर बनी किस चीज़ से है। ठीक है। Interior of the earth. Just like any onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. तो कंसंट्रिक लेयर का क्या मतलब होता है? कंसंट्रिक लेयर पहले समझ लेते हैं। तो कंसंट्रिक सर्कल अगर आपको याद हो, कंसंट्रिक सर्कल होता है जैसे एक सर्कल हो गई, उसके अंदर फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, चौथा, इनको बोलते हैं कंसंट्रिक सर्कल, यानी जिसका सेंटर एक ही हो। ऐसे सर्कल्स, इनको कंसंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो और कंसंट्रिक लेयर हो गया कैसे? जैसे कि अगर आप अनियन को देखते हो, प्याज को, प्याज में आप क्या देखते हैं? आपने प्याज अगर देखा हो तो अगर आप एक लेयर हटाएंगे तो उसके नीचे अगली लेयर, फिर एक लेयर हटाएंगे तो उसके नीचे अगली लेयर, ऐसे करके लंबे समय तक, काफ़ी देर तक कई लेयर्स हटती रहती हैं, और पूरा अनियन इन्हीं लेयर से बना होता है। उसके अंदर जाकर कुछ भी अलग से नहीं है, छोटा सा मिल भी जाएगा तो, लेकिन अधिकतर जो मांस है
अनियन का, इन्हीं लेयर से बना होता है। ठीक उसी तरीके से अर्थ भी एक ही लेयर से नहीं बनी है, वो कई तरह के लेयर से, कंसंट्रिक लेयर से मिलकर बनी है। पहली आउटर लेयर, फिर उसके अंदर एक लेयर, फिर उसके अंदर एक लेयर, उसके अंदर एक लेयर, इस तरह से बहुत सारे लेयर से अर्थ का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये जो है कंसंट्रिक, तो ये अर्थ जो है कंसंट्रिक लेयर से बनी हुई है, जस्ट लाइक एन अनियन। ऑनियन जिसे हम लोग बोलते हैं प्याज, प्याज की तरह ही बिल्कुल ये कंसंट्रिक लेयर से बनी हुई है। द अपर मोस्ट लेयर, तो जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, यानी कि सबसे जो बाहरी लेयर है, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। तो अगर हम बात करें अलग अलग लेयर्स की, तो बहुत सारी लेयर्स हैं, और इसमें जो सबसे जो बाहरी लेयर होगी उसे हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। ठीक है, तो सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं क्रस्ट। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल, ये सबसे थिन है, पतली है, थिनेस्ट मतलब पतली है, बाकी सारी लेयर से ज्यादा पतली लेयर है, बाकी लेयर्स इससे मोटी लेयर हैं। ठीक है, it is about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometer on the ocean floor। तो कॉन्टिनेंटल मास पर ये 35 किलोमीटर है और ओशन फ्लोर पर ये लगभग 5 किलोमीटर। तो अब यहाँ दो शब्द आ गए जिन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो हो गया कॉन्टिनेंटल मास, कॉन्टिनेंटल मास क्या है, और फिर उसके बाद आ गया ओशन फ्लोर, एक शब्द आ गया, ये टर्म आ गया। ओशन फ्लोर क्या है, कॉन्टिनेंटल मास क्या है, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। आइए हम इनके इमेजेस को यहाँ देख लेते हैं, इमेज से हम इसको समझते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि धरती पर कहीं पर, आप सभी जाने, अगर हम धरती का एक मैप देखने की कोशिश करें, नक्शा, तो देखिए कहीं पर ओशन है, यह हम देख पा रहे हैं, और कहीं पर कॉन्टिनेंट है। ठीक है, कॉन्टिनेंट को हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं लैंड। ठीक, तो कहीं पर ओशन है और कहीं पर लैंड है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और ये मजा भी आएगा आपको ये बात जानकर कि जो कॉन्टिनेंट है और ओशन है, तो दोनों के जो नीचे धरती का स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, हम उस धरती के अंतर को, जो स्ट्रक्चर का अंतर है उसको समझेंगे। जो ये मान लीजिए अगर हम कहें कि ये कॉन्टिनेंट है और उसके बगल में ओशन है। ठीक है, आप ऐसे देख लीजिए, जैसे ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट की बाउंड्री है और यहाँ से ओशन शुरू हो जाता है। ठीक, तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर क्या है, ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट की बाउंड्री है, धीरे धीरे यहाँ से ओशन शुरू है। ठीक है, गहराई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ये जो जिस जहाँ पे कॉन्टिनेंट है उस जगह को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, वहाँ जो धरती का लेयर है वो कहलाती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जहां पर ओशन होता है उसके नीचे की धरती की जो लेयर कहलाती है वो होती है ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, और इन दोनों के नीचे एक ही लेयर है, वो क्या अभी हम लोग देख लेंगे उसको। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यानी कि जिससे कॉन्टिनेंट बना हुआ है। ये ओशनिक क्रस्ट है, जिससे कि समुद्र बने हुए हैं, ओशन बने हुए हैं। ओशनिक क्रस्ट के ऊपर ही पानी भरा होता है। ठीक है, जो ये पूरा पानी होता है ये ओशनिक क्रस्ट के ऊपर ही होता है। अब ये जो कुछ हिस्सा इसका जहां गहराई कम होती है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर भी आ जाता है ओशन का, तो उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी बोल देते हैं इस एरिया को। अभी इसके बारे में बस मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको। कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं जिसमें पानी तो भरा होता है लेकिन वो होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का हिस्सा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाता है ये। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेन जो समुद्र का जो एरिया है मेनली वो ओशनिक क्रस्ट के ऊपर होता है, और कॉन्टिनेंट का एरिया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर होता है। ठीक है, तो यही बात ये बोल रहा है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो इसकी गहराई है, किसकी क्रस्ट की, उसकी गहराई है 35 किलोमीटर, और ओशनिक क्रस्ट की जो गहराई है वो है 5 किलोमीटर। यही चीजें बोल रहा है कि ओशनिक क्रस्ट की जो आप गहराई कह सकते हैं, मोटाई कह सकते हैं, वो है 5 किलोमीटर की, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो गहराई है वो है 35 किलोमीटर्स। ठीक, द मेन मिनरल
कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर द सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल मास जो होते हैं, कॉन्टिनेंटल मास, इनका जो मेन मिनरल है वो क्या है? सिलिका। यानी कि मेनली ये किस चीज के बने हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक, तो सिलिका तो आप समझ जाइए जो है मेनली आपकी मिट्टी या रॉक जो होता है वो होता है सिलिका ही होता है। ठीक है, रॉक प्लस सॉइल प्लस सैंड, रॉक प्लस सॉइल प्लस सैंड, ये सब क्या है? ज्यादातर सिलिका ही है। ठीक है, तो सिलिका रॉक यानी कि जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किसका बना हुआ है? मेनली दो चीजों से मिलकर बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है, इसको पहले एक शॉर्ट फॉर्म में इसको कह देते थे सियाल। ठीक है, सियाल मतलब SI मतलब सिलिका, एल मतलब एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ठीक, इट इज दस कॉल्ड सियाल, तो इसको इसलिए सियाल कह देते हैं, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। द ओशनी क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ द सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है, इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा। और जो ओशनी क्रस्ट है वो किसका बना होता है? वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, और इसीलिए इसको कहते हैं सीमा। ठीक है, तो सियाल है, सीमा है। सियाल क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और सीमा क्या है? ओशियनिक क्रस्ट है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स बिलो द क्रस्ट। और क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या है? मेंटल है, मेंटल। ठीक है, मेंटल यानी कि जिसके जो अंदर वाला पार्ट है, ये क्रस्ट का पार्ट हो गया जो सबसे थिनेस्ट है, बताया गया है। इसके नीचे का जो ये पार्ट है ये क्या है? मेंटल। ये वाला पार्ट क्या है? मेंटल है। ठीक, और इसकी जो अभी हमने इससे देखा कि क्रस्ट में दो पार्ट है, कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक। कॉन्टिनेंटल 35 किलोमीटर तक जा रहा है, ओशियानिक जो है 5 किलोमीटर तक जा रहा है। मेंटल में वो बोला है 2900 किलोमीटर डेप्थ तक वो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो मेंटल है ये दोनों के नीचे है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के भी नीचे है और ओशियानिक क्रस्ट के भी नीचे। हाँ, ये बात जानिए कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट दोनों मिलकर ही पूरा क्रस्ट बनाते हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं क्रस्ट के नीचे है तो यानी कि दोनों के नीचे की बात हो रही है, सबके नीचे है क्या? मेंटल। ठीक है, तो क्रस्ट को आप दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। इसको अगर हम एक डायग्राम से आपको समझाना चाहें, जैसे आप समझिए कि ये हमने ड्रॉ किया अर्थ को, अब मैं क्रस्ट को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये कॉन्टिनेंटल हिस्सा है और फिर ये पतला हो जाएगा ओशियनिक, फिर जहाँ कॉन्टिनेंट्स होंगे वो फिर मोटा हो जाएगा, जहाँ ओशन होगा वहाँ पतला हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं इसको, तो ये वाला हिस्सा क्या है? ओशियानिक क्रस्ट है। ठीक है, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। इसकी चौड़ाई जो है 35 किलोमीटर है गहराई, और ये वाला केवल 5 किलोमीटर गहरा है। 35 5 किलोमीटर, 35 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से है ये। ठीक है, तो हम लोगों ने अब दो लेयर देख लिया है। कौन कौन सा? पहला है हमने क्रस्ट देख लिया, ठीक, और उसके बाद हमने देख लिया है मेंटल। ठीक, अब मेंटल के बाद अभी हम आपको डायग्राम पर दिखाऊं, अगर मैं आपको इस पूरे चीज को हम लोग, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग डायग्राम पर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये देखिए जो सबसे आउटर क्रस्ट है, यहाँ पे आउटर लेयर है वो कौन सा है? क्रस्ट। ठीक है, सबसे बाहर है। इसके बाद क्या आता है? मेंटल। ठीक, और फिर इसके बाद क्या आता है? आउटर कोर और फिर इनर कोर। तो आउटर कोर और इनर कोर मिलाकर के हम लोग एक ही लेयर कह सकते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कोर। ठीक है, द इनर मोस्ट लेयर इज कोर with the radius of about 3500 किलोमीटर. It is mainly made up of nickel and iron.
तो कोर किससे बना हुआ है? निकल प्लस आयरन। अच्छा, आयरन को साइंटिफिक लैंग्वेज में फेरस भी कहते हैं, Fe जिसका सिंबल होता है, इसीलिए इसको मिला के नीफे कह देते हैं। ठीक है, एंड इज कॉल्ड नीफे, निकल एंड फेरस। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और सेंट्रल कोर जो होता है उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे, गहराई में जाएंगे आप, जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता जाएगा। टॉप लेयर सबसे कूल होती है, क्रस्ट सबसे कूल है और हार्ड है। ठीक है, मेंटल गर्म है और काफी हद तक जेल जैसा है। और जैसे जैसे आप जाएंगे अंदर, फिर आउटर कोर, कोर जो है वो क्या है? वो भी काफी लिक्विड जैसा है और बहुत ही हॉट है। और अंदर जितना जाएंगे कोर, बिल्कुल अंदर का कोर जो इनर कोर, वो बहुत ही उसका टेम्परेचर है। तो हमने देखा कि क्रस्ट की जो अधिकतम मोटाई लगभग 35 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, मेंटल की जो चौड़ाई है वो 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई जाती है। और कोर की जो गहराई है वो 3500 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ का, जो कि एक किसके जैसा है? अनियन के जैसा, यानी कि कंसंट्रिक लेयर्स में है। कंसंट्रिक लेयर्स, तो कंसंट्रिक लेयर्स में है। सबसे आउटर लेयर को बोलते हैं हम लोग क्रस्ट, जो कि सबसे ठंडी है, हार्डेस्ट है और थिनेस्ट है, सबसे पतली भी है। और इसकी मोटाई अधिकतम 35 किलोमीटर है। और फिर उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल जो कि गर्म है, जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, मेंटल, मेंटल की जो गहराई है लगभग 2900 किलोमीटर है। और फिर इसके बाद आता है कोर। कोर की जो गहराई है लगभग 3500 किलोमीटर तक है, जो कि अर्थ के सेंटर तक जाता है। ठीक है, क्रस्ट में भी दो हिस्से हम कह सकते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जिसकी की चौड़ाई आप कह सकते हैं 35 किलोमीटर है, और ओशियनिक क्रस्ट है जिसकी चौड़ाई 5 किलोमीटर है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है सिलिकन और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, इसे शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं सियाल। और कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक क्रस्ट जो है सिलिकन और मैग्नीशियम से बना हुआ है, जिसे कि हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं सीमा। और कोर जो है वो निकल और फेरस से बना है, जिसे कि हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं नीफे। अब हम लोग समझते हैं रॉक्स के बारे में। अलग अलग तरह के रॉक्स हम लोग देखते हैं, तो वो किस तरीके के रॉक्स होते हैं, वो उनका फॉर्मेशन क्या है, वो कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम लोग अब थोड़ा सा जानेंगे। Rocks and minerals. The Earth's crust is made up of various type of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up the Earth's crust is called rock. तो असल में जो रॉक है वो किसके हिस्से हैं? वो क्रस्ट के हिस्से हैं। मेनली हम लोग क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। क्रस्ट किससे बना हुआ है? रॉक से बना हुआ है। ठीक है, रॉक से बना हुआ है क्रस्ट। तो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल, कोई भी नेचुरली मास ऑफ मिनरल, एक मिनरल्स का एक ढेला आप कह सकते हैं या एक बंच, वो क्या कहलाता है? रॉक। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक्स अलग अलग कलर, साइज और टेक्सचर के हो सकते हैं। देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। तीन तरह के मेनली रॉक्स हैं। कौन से? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। कौन कौन से हैं तीन तरह के? पहला है इग्नियस रॉक्स, इसके बाद है सेडिमेंट्री रॉक्स, और फिर इसके बाद आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, ये तीन तरीके के रॉक्स होते हैं। अब ये क्या अंतर है, किस आधार पे हम लोग हमने इनको तीन तरीके का डिवाइस किया, किस तरह से हम पहचानते हैं? तो इनका जो आधार है वो है मेकिंग, ये बने कैसे हैं। ठीक है, ये पैदा कैसे हुए हैं, ये रॉक्स का जन्म कैसे हुआ है, ये नेचर ने इनको बनाया कैसे है, इसी आधार पर ये तीन तरीके से डिवाइड हुए हैं। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आइए इनके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, और फिर काफी कुछ क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इग्नियस रॉक से।
अच्छा, इग्नियस रॉक्स के बारे में कुछ भी और पढ़ने से पहले हम इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। इस डायग्राम में हमको ये दिख रहा है, ये एक वॉल्केनो का डायग्राम है, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है यहां पर, ठीक है, ये एक वॉल्केनो है। अब इसमें हो क्या रहा है कि धरती के अंदर से काफी गर्म जो मैग्मा है, लावा है, ये ऊपर की तरफ मैग्मा जा रहा है। ठीक, हम लोग अभी वॉल्केनो के बारे में पढ़ेंगे तो समझेंगे मैग्मा और लावा में क्या अंतर होता है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि मैग्मा ऊपर जा रहा है और यहाँ पर ये लावा के रूप में बाहर निकल रहा है और ये फिर ये फैल जाता है। अब ये जो मैग्मा चैम्बर दिख रहा है, जो मैग्मा आ रहा है, ये धरती के अंदर से आ रहा है। ये यहाँ पे ये बहुत हॉट है और मोल्टेन है। मोल्टेन मतलब गला हुआ है, जेल जैसा है, जेली के रूप में है। तो बहुत गर्म है, इतना गर्म है कि वो पत्थर चट्टानें गल गई हैं। तो हॉट एंड मोल्टेन मैग्मा बाहर की तरफ किसी मतलब जो वॉल्केनिक वेंट होता है, जो रास्ता होता है, छेद होता है, उसके थ्रू बाहर निकल रहा है, धरती की सतह पर, लेयर पर, टॉप लेयर पर आ जा रहा है, बाहर आ जा रहा है। और फिर धीरे धीरे समय के साथ ये बाहर आकर ठंडा होने लगता है, ठंडा होकर के फिर जम जाता है। और जब जम जाता है तो वहां पर रॉक्स बन जाते हैं, वो जमकर रॉक्स बन जाता है। ठीक, तुमने क्या देखा पहले? पहले देखा कि मैग्मा है, मैग्मा लावा बन के बाहर आता है और वो जम जाता है, क्या बन जाता है? रॉक। ठीक, यही कहलाता है प्राइमरी रॉक। इसी को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी रॉक। प्राइमरी रॉक, प्राइमरी रॉक मतलब सबसे पहला रॉक। सबसे पहला रॉक क्या? धरती का जो अंदर का मैग्मा जो बाहर आ रहा है, जम रहा है, तो सबसे पहला रॉक बन रहा है मैग्मा के या लावा के जमने से। इसी को कहते हैं हम लोग प्राइमरी रॉक। लावा के जमने से जो रॉक बन रहा है वही कहलाता है प्राइमरी रॉक। लावा के जमने से जो रॉक बन रहा है वही कहलाता है प्राइमरी रॉक। ठीक है, तो प्राइमरी रॉक का थोड़ा आइडिया लगा आपको। अब हम लोग पढ़ते हैं इसको। When the molten magma cools, it becomes solid। तो जब जमा हुआ मैग्मा कूल होता है, ठंडा होता है, तो हमने अभी देखा डायग्राम में कि मैग्मा जो है वॉल्केनो के रास्ते बाहर आता है, बाहर आकर के फिर वो जम जाता है और धीरे धीरे ठंडा होता है और जमता है और एक रॉक बनाता है, तो वो सॉलिड हो जाता है उस वक्त। ठीक है, तो जो रॉक बनती है that rock is known as primary rock। rocks thus formed are called igneous rocks। और यही igneous rocks ही primary rocks हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग primary rock। यही प्राइमरी रॉक्स होते हैं, तो जिसे हम लोग प्राइमरी रॉक कहते हैं यही होते हैं igneous रॉक, यानी वो रॉक जो कि मैग्मा के बाहर आने से, उसके जम जाने से जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, वो रॉक कहलाती है प्राइमरी रॉक। वही प्राथमिक रॉक है धरती पर, वही सबसे पहले रॉक बनी थी, वही चट्टानें सबसे पहली बनी थी धरती पर। जबकि धरती पर बहुत सारा मैग्मा हुआ करता था, धरती एकदम गर्म हुआ करती थी, और जब वो जमा तो जो मैग्मा बना वही मैग्मा कहलाया प्राइमरी रॉक या इग्नियस रॉक। अब आज के टाइम में हर जगह क्रस्ट हो चुका है, जो टॉप लेयर है ठंडी हो चुकी है, तो भी इग्नियस रॉक्स बनते हैं कभी कभी। कब? जब धरती के अंदर से ज्वालामुखी के रूप में मैग्मा बाहर आ जाता है, तब इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यही रॉक कहलाती है प्राइमरी रॉक। जो रॉक मैग्मा के जमने से, मैग्मा सॉलिडिफाई, तो जब मैग्मा सॉलिडिफाई होता है, सॉलिडिफाई, ठीक है, तब जो रॉक बनता है वही कहलाता है इग्नियस रॉक्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रॉक। ठीक है, they are called primary rocks। there are two type of igneous rocks, intrusive rocks and extrusive rocks। अब जो प्राइमरी रॉक्स हैं या जो इग्नियस रॉक्स हैं, ये भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? अब जो इग्नियस रॉक्स हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। अब कौन कौन से? एक होता है इंट्रूसिव और दूसरा होता है एक्सट्रूसिव। तो इंट्रूसिव नाम से ही आ गया, इन मतलब हो गया इनसाइड। तो जो रॉक्स धरती के अंदर ही जम जाते हैं, अब इन रॉक्स को बाहर निकलना था, यहाँ मैग्मा को बाहर निकलना था, लेकिन अंदर ही कहीं जम गया अगर किसी वजह से, यहीं वो ठंडा होने लगा, अंदर ही, बाहर नहीं निकला, अंदर ही ठंडा होने लगा, ठीक है, कहीं पर, तो वो क्या कहलाएगा? इंट्रूसिव। इंट्रूसिव इग्नियस
रॉक्स। और अगर धरती के सतह पर बाहर आ गया तो फिर वो कहलाएगा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो धरती की सतह के अंदर ही अगर जम गया, ठंडा होने लगा, तो कहलाएगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और धरती की सतह के बाहर आ गया तो कहलाएगा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। When the molten magma cools, it becomes solid rocks, thus formed are called igneous rocks. They are also called primary rocks. It is of two types, intrusive rock and extrusive rock. Can you imagine lava coming out from the volcanoes? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. तो लावा क्या होता है? लावा का डेफिनेशन उन्होंने बताया कि जब मैग्मा बाहर आता है और वॉल्केनो के बाहर आ रहा है, तब यहां पर इसको हम लोग लावा कहने लगते हैं। ठीक है, जब वो वॉल्केनो से बाहर आ जाता है तब उसे लावा कहते हैं। वॉल्केनो के अंदर है जब तक, धरती के अंदर, अब तक उसको मैग्मा कहते हैं। When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. तो जब ये अर्थ की सरफेस पे बाहर आ जाता है तो बहुत जल्दी ठंडा होकर के ये क्या बना लेता है? सॉलिड रॉक बना लेता है। रॉक फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ऑन दी क्रस्ट, तो क्रस्ट के ऊपर जब रॉक्स का ऐसे फॉर्मेशन होता है, ये लावा रॉक्स का या प्राइमरी रॉक्स का, इग्नियस रॉक्स का, तो उनको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, ये जैसे जो ये लेवल ऊपर जो फॉर्मेशन होगा। ठीक, दे हैव वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट। तो एग्जाम्पल एक हो गया बेसाल्ट। द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ द बेसाल्ट रॉक। डेक्कन प्लेट्यू आप जो जानते हैं वो, जैसे कि अगर हम बोले कि इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है नीचे वाला, तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा डेक्कन प्लेट्यू है, और ये किसका बना हुआ है? बेसाल्ट रॉक का। ये कई हजारों लाखों साल पहले यहाँ पर एक कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, धरती के अंदर से लावा निकला, मैग्मा निकला बहुत सारा, और इस पूरे एरिया में फैल गया और जमकर आज इसने एक लेयर बना दी है, और यही लेयर कहलाता है डेक्कन प्लेट्यू। और ये पूरा मैग्मा है या बेसाल्ट है। ठीक है, बेसाल्ट से बना हुआ है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। कभी कभी क्या होता है, जो मोल्टन मैग्मा होता है वो क्रस्ट के डीप में अंदर ही कहीं कूल डाउन हो जाता है। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और इस तरह से जो सॉलिड रॉक्स बनते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अभी मैं आपको इंट्रूसिव दिखाऊं, ये देखिए, ये इंट्रूसिव है, ये बाहर नहीं आया, ये अंदर ही जम गया कहीं पर। ठीक है, तो ये बन गया इंट्रूसिव। ऐसे अगर इधर कहीं जम गया होता किसी कारण से जम गया होता तो ये बन जाता इंट्रूसिव। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए रॉक। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस। तो ग्रेनाइट जो है इसी तरह के रॉक्स का एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस। जो ग्राइंडिंग स्टोन बनाए जाते हैं वो सब किससे बनते हैं? ग्रेनाइट से बनते हैं। Rocks roll down, crack and hit each other and are broken into small fragments. These smaller particles are called sediments. ठीक है, तो अब कहानी होती है शुरू दूसरे टाइप ऑफ रॉक की। ठीक है, हमने 3 टाइप ऑफ रॉक का जिक्र किया था। कौन कौन से थे वो? इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो अभी तक हमने जो कहानी पढ़ी है ये किसकी है? ये इग्नियस रॉक की है, जिसे कि हम लोग प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। ठीक है, अब इसे प्राइमरी रॉक कहते हैं, लेकिन अब जो कहानी शुरू होने जा रही है ये सेडिमेंट्री रॉक्स की है। तो हम लोग अब सेडिमेंट्री रॉक्स की कहानी को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? इग्नियस रॉक्स के बारे में। इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन मैग्मा के कूल डाउन होने से होता है। मैग्मा कूल होता है, इट बिकम सॉलिड, तब इग्नियस रॉक्स बनते हैं। इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव यानी कि जब वो क्रस्ट के इनसाइड, डीप इनसाइड उनका चट्टान बनते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं, तो उनको इंट्रूसिव कहते हैं। और जब सरफेस पे आके कूल डाउन होते हैं तो उनको एक्सट्रूसिव कहते हैं। ठीक है, तो इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है आपका ग्रेनाइट, एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल है बेसाल्ट। तो अब हम लोग चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं।
सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक, तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स सेकेंड स्टेज ऑफ रॉक्स आप कह सकते हैं। यानी कि पहला स्टेज है इग्नियस रॉक्स, कोई रॉक सबसे पहले बनेगा इग्नियस रॉक्स, ठीक है। इसके बाद समय के साथ साथ वो फिर सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो सकता है। क्या होता है सेडिमेंट्री में? सेडिमेंट्री में मतलब उसके ऊपर थपेड़े पड़ते हैं। कोई एक रॉक बन गया एक बार, उसके ऊपर फिर पड़ने लगते हैं थपेड़े। थपेड़े किस चीज़ के पड़ते हैं? पहली बात तो पड़ेगा हवा का थपेड़ा। एक रॉक है, उसके ऊपर हवा का चट्टान, हवा गुजर रही, हवा ठोकर मार रही उसको, ठीक है। उसके बाद मौसम के थपेड़े पड़ेंगे, मौसम बदल रहा है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, मौसम के थपेड़े हैं। फिर किसके थपेड़े पड़ सकते हैं? जल प्रवाह के थपेड़े पड़ सकते हैं। जल प्रवाह, ठीक है, नदी है, वो अगर चट्टान कहीं नदी के रास्ते में आ गया, किसी ग्लेशियर के रास्ते में आ गया, ठीक है, तो ग्लेशियर, तो इन इन सब के थके थपे, तो नदी का जो धारा है उसको थपेड़े पड़ेंगे, वो थपेड़े पड़ सकते हैं। और क्या थपेड़े हो सकते हैं इसमें? और थपेड़े हो सकते हैं इसमें ढलान के थपेड़े होते हैं, ढलान, ठीक है, ढलान। यानी कि अगर किसी ढलान पर आ गया है वो रॉक, किसी किसी तरीके से किसी ढलान पर पहुंच गया, तो वहां पर ढलान पर वो रोल डाउन हो सकता है, नीचे बार बार गिरेगा, धीरे धीरे लुढ़केगा, वो नीचे आएगा, ठीक है। तो इस कारण से उस पर बार बार ठोकर लग सकती है, चोट पड़ सकती है। तो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है? थपेड़ों से होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के थपेड़े पड़ते हैं, जैसे हवा के थपेड़े, मौसम के थपेड़े, जल प्रवाह के थपेड़े, ढलान के थपेड़े। अब जब हवा जब चट्टान पर ठोकर मारती है, तो धीरे धीरे कई सौ सालों में, कई हजारों सालों में चट्टान की संरचना में वो चट्टान जो है टूट टूट के, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के बिखरने लगती है। ऐसे जब मौसम का असर होना शुरू होता है, तो चट्टान जो है कई टुकड़ों में बिखर जाती है। इसको, इन सब प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग, ठीक है, वेदरिंग मतलब चट्टान का टूट कर बिखर जाना, ठीक है। तो जल प्रवाह, जल प्रवाह में होता है तब तो बिल्कुल चट्टान बिखरेगी, तो प्रोसेस तेज होता है। अगर जब जल का तेज धारा हुई तो धीरे धीरे वो चट्टान को, इतनी भी कठोर चट्टान हो, जल की धारा उस चट्टान को धीरे धीरे काट देती है। फिर ढलान है, ढलान पर चट्टान पर असर पड़ता है। ढलान पर अगर चट्टान हो, धीरे धीरे ढलान के कारण से, ग्रेविटी के कारण, उसके वजन के कारण वो खुद ही लुढ़कने लगती है नीचे की तरफ और टकरा कर टूटने लगती है। तो इन सब थपेड़ों के कारण जो इग्नियस रॉक्स होते हैं, समय के साथ साथ कई सौ सालों में, हजारों सालों में, लाखों सालों में उनमें बदलाव आने लगते हैं। और ये जो बदलाव आते हैं, ये थपेड़ों का जो चट्टानें टूटती हैं, इस तरह के जो नए टुकड़े बनते हैं, नए चट्टानें बनती हैं, नए बारीक टुकड़े बनते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्स। इसमें सबसे जो प्रोमिनेंट तरीका है, जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, वही जल प्रवाह वाला तरीका देखा जाता है। सबसे ज़्यादा आसानी से ही नोटिस होता है। फिर भी आप बहुत सारे और भी देख सकते हैं, ठीक है। तो रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। तो रॉक्स लुढ़कते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और कई टुकड़ों में टूट जाते हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। इन्हीं स्मॉलर पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिमेंट बोलते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। और ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, ये अलग अलग माध्यमों से एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। जैसे एक चट्टान है, वो टूट कर समय के साथ साथ बारीक कणों में बदल जाता है, रेत में बदल जाता है, ठीक है। और रेत को कौन उड़ा कर ले जाती है? हवा, ठीक है। फिर उसको नदी बहा कर ले जा सकती है, नदी, ठीक। तो पानी के रास्ते या हवा के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते रहते हैं। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। तो अब ये जहां पर जमते हैं, जहां पर ये जमना शुरू होते हैं, वहां पर लेयर दर लेयर जमते हैं। जहां पर भी जमते, जैसे हवा, अगर नदी कहीं इनको लेके जा रही है और नदी इनको फिर डिपॉजिट कर दे रही है, ठीक। तो नदी ने अगर इनको डिपॉजिट कर दिया और फिर कुछ समय बाद एक और लेयर डिपॉजिट किया, फिर एक और लेयर डिपॉजिट किया। अगर आप देखते हो कि नदी जहां भी बहती है, वहां धीरे धीरे मिट्टी की लेयर को डिपॉजिट करती जाती है, छोड़ती जाती है, ठीक है। तो जो उसने पहले एक लेयर डिपॉजिट किया, फिर एक और लेयर डिपॉजिट किया, फिर दूसरा लेयर, अभी लेयर पर लेयर जमती जाएगी। और जैसे जैसे ऊपर लेयर जमती जाएगी, नीचे वाली लेयर कठोर होती जाएगी, हार्ड होती जाएगी। जैसे जैसे ऊपर लेयर जमती जाएगी, नीचे वाली लेयर हार्ड होती जाएगी। और इस प्रोसेस में जो रॉक्स का निर्माण होता है, वही रॉक्स कहला रहे हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण किससे होता है? सेडिमेंट से होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण किससे हो रहा है? सेडिमेंट।
सेडिमेंट कैसे बन रहा है? रॉक्स के टूटने से, इग्नियस रॉक्स के टूट जाने से सेडिमेंट्स का निर्माण हो रहा है। टूटता क्यों है? टूटता है थपेड़ों की वजह से। थपेड़े किसके किसके पड़ते हैं? हवा के पड़ सकते हैं, पानी के पड़ सकते हैं, मौसम के पड़ सकते हैं, ढलान के पड़ सकते हैं। इनके थपेड़ों के कारण चट्टानें टूट जाती हैं, और टूटती हैं जब तो जो टूटे हुए टुकड़े उनको कहते हैं हम लोग सेडिमेंट। और जब सेडिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जा रहा है? विंड और वाटर लेके जा रहे हैं, ठीक है। और जब इनको वहां डिपॉजिट करते हैं तब फिर ये जो नया रॉक बनाते हैं, लेयर बाय लेयर डिपॉजिशन होता है, और समय के साथ साथ जो निचली लेयर होती है वो हार्ड होती जाती है। तो जो रॉक्स बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो सैंड स्टोन कैसे बना है? सैंड से बना है, सैंड डिपॉजिट होने से बना है। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट। इस रॉक्स में फॉसिल्स ऑफ प्लांट भी हो सकते हैं, या एनिमल्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, ठीक है। कैसे? अब जैसे मान लीजिए कि कोई फिश है, वो डेड हो गई, अब वो वहीं पर पड़ी हुई है, ठीक है, उसकी बॉडी पड़ी हुई। अब धीरे धीरे उसके ऊपर मिट्टी की लेयर्स डिपॉजिट हो रही है, धीरे धीरे डिपॉजिट हो रही है, धीरे धीरे। अब कई हजारों सालों में जो नीचे की लेयर है ये सॉलिड होकर रॉक बन गई, और इसी के दौरान ये जो बॉडी थी ये भी इसकी गल गई, लेकिन जो पार्ट गल नहीं सकता जैसे बोन्स, तो उन्होंने अपना उस पर प्रिंट छोड़ दिया, निशान छोड़ दिया। और जब इसी प्रिंट को, इसी को हम लोग बोलते हैं हम लोग फॉसिल, तो वो फॉसिल बना हुआ है। ये फॉसिल इग्नियस रॉक्स में नहीं मिलता, क्योंकि इग्नियस रॉक्स इतने गर्म होते हैं ठंडा होने से पहले कि अगर उसके अंदर कोई चीज दब भी गई तो वो जलकर राख हो जाती है, उसका कोई प्रिंट नहीं बच पाता। तो इसलिए इग्नियस रॉक्स में कोई फॉसिल नहीं मिलता, जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स मिलते हैं। इसीलिए इग्नियस रॉक में फॉसिल फ्यूल भी नहीं मिलता। जो भी धरती पर फॉसिल फ्यूल मिलता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलते हैं, इग्नियस रॉक्स में नहीं मिलते। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिस रॉक्स। अब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो मेटामॉर्फिस रॉक्स में बदल सकते हैं, यानी कि इग्नियस रॉक्स समय के साथ साथ अलग अलग प्रेशर में आ जाए, अलग अलग कुछ उस पे चीज़ों का असर पड़े तो धीरे धीरे मेटामॉर्फिस रॉक में बदल सकता है। अगर टूट गया तब तो वो सेडिमेंट्री में बदल जाएगा, और अगर नहीं टूटा तो मेटामॉर्फिस में बदलेगा, ठीक। ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक्स भी समय के साथ मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल सकता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक होते क्या? मेटामॉर्फिक रॉक वो होते हैं जिनमें कि जिस रॉक पर जो कि धरती के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर के कारण अपना शेप या साइज या स्वरूप जो अपना बदल देते हैं, उन रॉक्स को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। These are under great heat and pressure. For example, clay changes into slate. Clay जो है हाई टेम्परेचर और प्रेशर में किस में बदल जाता है? स्लेट में बदल जाता है। लाइम स्टोन इंटू मार्बल, लाइम स्टोन किस में बदल जाता है? मार्बल में बदल जाता है, ठीक है। तो ये सब मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। यहाँ देखिए एक डायग्राम दिया गया, वो है रॉक साइकिल, इसको बोलते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल में क्या है? सबसे पहले देखिए इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक्स किस में बदल सकता है? सेडिमेंट्री में बदल सकता है, ठीक है। सेडिमेंट्री किस में बदल सकता है? इग्नियस रॉक सेडिमेंट में बदल जाता है। सेडिमेंट किस में बदल जाता है? सेडिमेंट्री रॉक में बदलता है। सेडिमेंट्री रॉक फिर किस में बदलता है? मेटामॉर्फिक में बदलता है। अच्छा, इग्नियस रॉक अगर धरती के अंदर चला जाए और फिर से गर्म हो जाए तो फिर से मैग्मा बन जाएगा, और सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक भी ज़्यादा गर्म हो जाने पर फिर से मैग्मा बन जाएगा, और ये मैग्मा है तो फिर से ये इग्नियस रॉक बन जाता है। मैग्मा खुद भी, इग्नियस रॉक खुद भी आगे चल के मैग्मा बन सकता है। तो ये सारे रॉक एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, यहाँ तक कि इग्नियस डायरेक्टली मेटामॉर्फिक में भी चेंज हो सकता है, और मेटामॉर्फिक भी जो है फिर सेडिमेंट में बदल सकता है। तो सारे रॉक एक दूसरे में बदल सकते हैं, तो इसीलिए इसको कहा गया है रॉक साइकिल। एक साइकिल बनती है पूरा रॉक की, उसकी लाइफ साइकिल होती है। Rocks are very useful to us. Hard rocks are used for making road, houses and building. You use stone in many games. For example, 7 stone pittu, hopscotch, stapu, kit, 5 stone gitti. Find out some more such games by asking your grandparent, parents, neighbors. तो रॉक्स का हमारे लाइफ में बहुत सारा यूजफुल है, कंस्ट्रक्शन से लेकर के हमारे डेली लाइफ में बहुत हर जगह यूज़ है रॉक्स का। इसीलिए रॉक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं पिक्चर में दिखाया गया है, रेड फोर्ट को दिखाया गया जो कि बना हुआ है रेड सैंडस्टोन से, और ताजमहल को दिखाया गया जो कि बना हुआ है वाइट मार्बल से।
You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner. तो एक टाइप ऑफ रॉक दूसरे टाइप में चेंज हो सकता है साइक्लिक मैनर में अगर कंडीशंस फेवरेबल रही, जैसा कि हमने अभी रॉक साइकिल में देख लिया. दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल. एक रॉक से दूसरे रॉक के बदलने की पूरी प्रक्रिया को हम लोग इसका नाम दे देते हैं रॉक साइकिल. You have already learnt when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. हमने देखा कि जब molten magma गला हुआ मैग्मा ठंडा होता है तो क्या बनाता है? igneous rocks. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. जो igneous rocks हैं फिर ये सेडिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और फिर वो जो है सेडिमेंट्स में जो ब्रेक डाउन होते हैं वो हवा और पानी द्वारा कहीं जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change to metamorphic rock. तो जब igneous rock को heat and pressure से गुजरते हैं igneous rocks और sedimentary दोनों, तो वो क्या बना देते हैं? metamorphic rock. The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. तो जो metamorphic rock होते हैं अगर और भी ज़्यादा हीट और प्रेशर से गुजरते हैं तो फिर खुद गल जाते हैं, वो पिघल जाते हैं और वो मैग्मा बना लेते हैं. ठीक है. द मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन सर्टिफाइड टू इग्नियस रॉक. और मोल्टन मैग्मा फिर से जो है इग्नियस रॉक में बदल सकता है. रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. रॉक्स अलग अलग मिनरल से बने होते हैं. मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. तो मिनरल जो है नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं, नेचुरली होते हैं मिनरल, और इनके पास अपनी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल क्वालिटी भी इनके अंदर होती है. सम मिनरल्स आर वेरी यूजफुल टू ह्यूमन काइंड. वो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. सम आर यूज एज फ्यूल. बहुत से मिनरल फ्यूल की तरह यूज होते हैं, जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम. दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज. आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा इन द फर्टिलाइजर्स. ठीक है. तो मिनरल्स के बारे में इन्होंने एक थोड़ा सा एक जानकारी दे दी है. तो मिनरल्स जो है नेचुरली ऑकरिंग होते हैं. अब एग्जाम्पल के इन्होंने बहुत सारे दिए हैं, जैसे मिनरल जनरली दो तरीके से डिवाइड होते हैं, नॉन मेटल और मेटल. ठीक है. तो मेटल में क्या क्या आ जाएगा? जैसे आयरन ओर हो गया. ठीक है. एल्यूमिनियम हो गया. ये सब क्या है? गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया. ये सब यूरेनियम नहीं, ये सब आयरन और एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सब मेटलिक मिनरल हैं. कॉपर हो गया, ये सब मेटल है. ठीक है. नॉन मेटल में क्या आ जाता है? कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस है. ये सब नॉन मेटलिक मिनरल में आ जाते हैं. और ये सभी कुछ नेचुरली ऑकरिंग है, सब नेचुरली होते हैं. ठीक है. मिनरल की अपनी एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. चलिए तो फिर हम लोग आइए एक बार जल्दी से सब कुछ रिव्यू कर लेते हैं. तो हम लोग देख रहे थे अर्थ के इनसाइड के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इंटीरियर के बारे में. इसमें हमने देखा कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो कंसंट्रिक लेयर से मिलकर बना है. जैसे कि अनियन होता है, उसमें टॉप लेयर जो है वो क्रस्ट कहलाती है. जो सबसे टॉप लेयर उसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट, जो कि दो तरह की हो सकती है, ओशियन क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. तो ओशियानिक क्रस्ट जो है उसकी मोटाई जो है वो 5 किलोमीटर है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 35 किलोमीटर तक है. इसके अलावा दूसरी लेयर जो है वो है मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर तक है. और थर्ड लेयर जो है वो है कोर, जो कि 3500 किलोमीटर तक है. जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सियाल का बना हुआ है, जो ओशियानिक क्रस्ट है वो सीमा का बना हुआ है, और जो कोर है वो नीफे का बना हुआ है. ठीक है. फिर हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा. 3 तरह के रॉक्स हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस रॉक्स ही प्राइमरी रॉक्स कहलाते हैं, जो कि मैग्मा के कूल डाउन होने से बनते हैं. इसके बाद बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने से बनते हैं. और इसके बाद आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो कि हाई प्रेशर और टेम्परेचर में इग्नियस रॉक्स हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स उनमें अगर बदलाव आते हैं तो इस कारण से मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है. ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ इग्नियस रॉक्स, उनके सेडिमेंट्री फॉर्म्स और मेटामॉर्फिक फॉर्म्स दिखाता हूँ. एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे याद कर सकते हैं और ये आपको एग्जाम में काम आएंगे. जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट या बेसाल्ट है, तो इसका जो मेटामॉर्फिक फॉर्म है वो है नीस, GNEISS, नीस. ठीक है. इसके बाद है लाइमस्टोन या डोलोस्टोन, तो इसका जो मेटामॉर्फिक फॉर्म है वो है मार्बल. ठीक.
शेल या मड स्टोन या क्ले भी होता है, ठीक है। तो इसका मेटामॉर्फिक फॉर्म है स्लेट या सिस्ट। सैंडस्टोन है तो इसका मेटामॉर्फिक फॉर्म है क्वार्ट्जाइट। तो ये क्वार्ट्जाइट है जो कि सैंडस्टोन का मेटामॉर्फिक फॉर्म है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें कि मैंने आपको सेडिमेंट्री फॉर्म से जो मेटामॉर्फिक फॉर्म बनता है उन रॉक्स का, उसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, वो आपको बताया। इसको आप याद कर सकते हैं, ये एग्जाम्स में काम आएंगे, अक्सर ये पूछे जाते हैं इस सब एग्जाम्पल्स में। तो आई होप आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि कैसा लगा आपको आज का चैप्टर। थैंक यू।